नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात आर्थिक सर्वेक्षण की। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त मंत्री 2023 और 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.5% होने का अनुमान लगाया, जो पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी, जो आंकड़े बता रहे हैं। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अनुमान के मुताबिक यह जो है ग्रोथ जो है वो 7% तक रहने का अनुमान बताया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा और सर्वे के अनुसार पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत निकल करके आई है। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अनुमान, महंगाई दर अनुमान और विदेश भंडार, मुद्रा संचार और व्यापार घाटी की जानकारी भी इसमें शामिल होती है। जो पीपीपी है उसके हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण में ये सारी चीज़ें जो है शामिल की गई है और इसी पे आज बजट में आर्थिक जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ये सारे आंकड़े दिए। बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में बीते साल का लेखा जोखा तो होता ही है, साथ में आने वाले साल मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका अनुमान भी लगाया जाता है कि इसमें ग्रोथ रेट कितनी होगी, जीडीपी क्या रहेगा और बाकी सेक्टर में भी क्या क्या ग्रोथ रहेंगे, इसके बारे में एक अनुमान लगाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है और साथ में चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान क्या हो इसके लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अपने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुरूप ही होगा कल का बजट। 3 वर्षों में सबसे धीमी ग्रोथ होने के कारण क्या है यह भी जानने की कोशिश करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण के सामने आए जीडीपी ग्रोथ रेट की दर को गति देने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, एक छोटी सी। और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले साल का हिसाब, विकास बेहिसाब। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। सुविधाएं नहीं, गरीब से दूर, विकास भरपूर। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। महिलाएं सशक्त, विकास हुआ अभिव्यक्त। किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो, इसीलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही है। बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। फ्यूचर का समाधान, विपक्ष का घमासान। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है
जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो। हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस अब क्या कहेंगे, अभी राष्ट्रपति के चुनावी भाषण सुनने के बाद हमें भी लग रहा है कि बजट में हम सिर्फ तारीफ ही सुनेंगे उनकी तरफ से कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता की असली समस्या जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आएंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। अभिभाषण में उन्होंने एक तरीके से रूपरेखा रखी, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हमारे साथ चर्चा के लिए सारे मेहमान जुड़ गए हैं। कैलाश सोनी जी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं बीजेपी के। कैलाश सोनी जी, आपका स्वागत है। एसके दत्ता जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हैं। आकाश जिंदल जी ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं, और इसके अलावा शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, नेता कांग्रेस के। वो सब हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं कैलाश सोनी जी से करूंगा। बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के, और किसान जो हैं वो पृष्ठभूमि इनकी कृषक की रही है और काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं बजट की ही। कैलाश सोनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण और सर्वेक्षण से पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, दोनों को अगर हम देखें तो कल जो बजट आने वाला है, जो बजट पेश होने वाला है, उसकी एक तरीके से रूपरेखा या लेखा जोखा जो है निर्मला सीतारमण ने दे दिया है। क्या आपको लगता है इसी लेखा जोखा के अनुरूप ही बजट रहेगा? हालांकि पूछना जो है मतलब आप चाहे तो, चूंकि आपको इंटरनल जानकारी भी हो सकता है, हो साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई कि 3 साल में सबसे स्लो जो है इस बार ग्रोथ रेट रहा है। क्या इसकी वजह आप मानते हैं, सरकार क्या मानती है कि ये जो स्लो ग्रोथ रेट रहा है 3 साल में सबसे कम, इसके पीछे सरकार वजह क्या मानती है, और इस रेट को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं होंगी बजट में, क्या वो कल देखने को मिलेगी? देखिए, अभी तक माननीय मोदी जी के संपूर्ण कार्यकाल में जी देश की जो चुनौतियां हैं और सकल समाज की तरक्की के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए लगातार जैसा आज निर्णय हुआ है अभी तक, और जो सर्वेक्षण अभी प्राप्त हुआ है, और जितना दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत शुभ सूचक हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सारे वो कंटेंट्स हिंदुस्तान की इकोनॉमी में और परिस्थिति में मौजूद हैं। बिल्कुल कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने वाले हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, स्वतंत्र भारत के इतिहास में डेमोक्रेसी में जितनी भी सरकारें आई, एक दो बीच में अवसर ऐसे आए जो लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरे और देश बहुत ताकत और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन जितनी भी हमारी स्मृति है, 50 साल के हम राजनीतिक क्षेत्र की विभिन्न सरकारों को देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी के अनुकूल वर्तमान मोदी जी की जो सरकार है, उसके जो इनेक्टमेंट है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कल का बजट, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत के रूप में अभिव्यक्त किया है कि आम आदमी के लिए, आम रैयत के लिए, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए, देश के लिए, सकल देश के लिए यह बजट एक आदर्श बजट होगा। आज जो वैश्विक परिस्थिति है, उसमें जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक इनेक्टमेंट है,
वो आइडियल हम अपने आसपास बिल्कुल देख रहे सोनी हैं जी, आप कह रहे हैं कि लंका की आदर्श क्या बजट स्थिति। होगा, आप कह रहे हैं कि आदर्श बजट होगा, लेकिन जहां तक लोगों का अनुमान है और मीडिया में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जो बजट पेश किया जाएगा आखिरी फुल बजट होगा दूसरे कार्यकाल का। उसके बाद जो है 2024 की तैयारी है सब, तो 2024 के पहले पहला फुल बजट है, आखिरी फुल बजट है ये। तो शायद चुनाव को देखते हुए भी कुछ चीज़ें होगी और लोगों को उम्मीद है कि शायद चुनावी वर्ष में जब सरकार होती है तो कुछ ज़्यादा मिलता है, मतलब लोगों को, और जनता जो है उम्मीद लगाई बैठती है कि आखिरी बजट है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ मिडिल क्लास को मिला नहीं टैक्स रिबेट के रूप में, जो कि लोग उम्मीद कर रहे थे। तो लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आखिरी बजट है तो कुछ मिलेगा इसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि सामान्य बजट होगा। उस तरीके से लगता है लोगों की उम्मीदों पे कल जो है शायद खड़ा उतरेगा, नहीं उतरा कल बताएगा। मैं एक बार आकाश जी के पास जाना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आकाश जी ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे। आकाश जी, क्या आपको लगता है कि कल का जो बजट होगा वो लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतरेगा? आखिरी बजट से लोगों की उम्मीद कुछ ज़्यादा होती है, जो आखिरी फुल बजट है। बिल्कुल, मुझे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पे और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के टैलेंट पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कल का बजट एक पाथ ब्रेकिंग बजट होगा। आज की तारीख में ग्लोबल रिसेशन की वजह से हिंदुस्तान में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हालांकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बट जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा रही है। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% से ऊपर थी। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से, ग्लोबल रिसेशन की वजह से 8% से ऊपर है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इसमें महंगाई को कम करने के उपाय होंगे, दूसरा रोजगार देने के उपाय होंगे, तीसरा इनकम टैक्स, जिसकी हर आम आदमी को एक्सपेक्टेशन होती है बजट में। इनकम टैक्स के अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदन.in का मानना है कि ये सरकार ये वाली चेंजेस कर सकती है। सबसे पहली संभावना ये लगती है कि पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट में 1 लाख तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है। दूसरा 80C एक इनकम टैक्स का सेक्शन है जिसके अंदर कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, NSC, PPF, यूलिप, वहां 50,000 की एडिशनल एग्जेम्पशन आने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 की। हाउसिंग लोन, इस सरकार का नारा है हाउसिंग फॉर एवरीबॉडी, तो हाउसिंग फाइनेंस में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है सेक्शन 24B, वहां 1 लाख की और एग्जेम्पशन आने की संभावना है। देखिए, आज की तारीख में ग्लोबल परिस्थितियों के कारण हमारे यहाँ फिस्कल रूम बहुत ज्यादा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटा ज्यादा होने की उम्मीद है, बट फिर भी सरकार की तरफ से जनता को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज में मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदन.in की उम्मीद है कि 2 रुपए तक की कटौती हो सकती है ताकि जनता को महंगाई से रिलीफ मिल सके। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस के अंदर आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। बिल्कुल, अमेरिका जैसी इकोनॉमी लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव, चाइना मात्र 3% जीडीपी ग्रोथ, यूके और जर्मनी जैसी इकोनॉमीज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद, वही हिंदुस्तान 6 से 6.8% जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। तो क्लियरली प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस के अंदर बीजेपी सरकार ने, मैं कहूंगा, झंडे गाड़ दिए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये आकाशनंदन.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है कि 2027 तक हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी होंगे और 2035 तक अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा, इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा, चूंकि अपनी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल बेस्ड, आप कह रहे हैं कि तीसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी बनने वाली है, लेकिन कंजम्पशन बेस्ड जो इकोनॉमी है उसमें सरकार की सब्सिडी जब आती है तो कंजम्पशन तो सरकार करवा रही है, तो इसको ग्रोथ रेट में किस तरीके से काउंट किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं SK दत्ता जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि उनका क्या अनुमान है, कल जो बजट आने वाला है उसमें उसको किस तरीके से देख रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं कि बजट का आईना होती है और इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कर दिया गया है। इसमें जो आंकड़े हैं, क्या आपको लगता है इसी आंकड़े को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी कल का बजट? दत्ता जी, टैक्स और ये सारे चीजों को लेके आकाश ने विस्तार से बता दिया है, तो मैं उस पे आप और जाना नहीं चाहूंगा। ये जरूर है कि टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और हाउसिंग लोन और पर्सनल टैक्स पे राहत जरूर मिलेगी। और निर्मला सीतारमण जी ने अब हाल ही में उन्होंने संकेत भी दिए तमाम लोगों के साथ। उस दौरान ये संकेत जरूर मिला था जब निर्मला दीदी ने कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली कही थी कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मुझे मिडिल क्लास के पीड़ा के बारे में
बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उसको अगर मैं केंद्र बिंदु मान के चलूं तो मेरा मानना है कि ये बजट कहीं ना कहीं पे आर्थिक जो चीजें हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत की तरफ एक दिशा देने वाली बजट होगी। और लगातार पिछले 3-4 साल से आप अगर देखेंगे तो मोदी सरकार की जो बजट है उस बजट का प्राइमरी फोकस कहीं ना कहीं पे आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत और घरेलू और छोटे उद्योग और कृषि पे विशेष रूप से ध्यान लगातार दिया गया है। पिछले बजट में भी कृषि और घरेलू उद्योग पे बहुत महत्वपूर्ण वे में ध्यान दिया गया था। अभी हाल ही में परसों ही आपका वर्ल्ड बैंक का भी पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पूरे सारे देशों का एक सर्वे आया है और जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में प्रेडिक्शन किया गया है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट और आज के आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट कमोवेश एक तरह का है, सिमिलर है भारत को लेके। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पे भी अनुमान लगाया गया है कि 2023-2024 पे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से लेकर 6.8 के बीच में होगा, जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से होगा। उसका कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे चीन के साथ या फिर यूरोप के साथ, यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जितने सारे विकसित देश है उन सब के साथ, तो कहीं ना कहीं पे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा संतुलित है और बहुत मजबूत है। और केवल भारत की इकोनॉमी है जो इतने तेजी गति से 2023-2024 में भी इतने तेजी गति से ग्रोथ रेट होगी। बाकी तमाम जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी है या फिर आपके यूएस की इकोनॉमी है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, चीन की इकोनॉमी, सब इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे निगेटिव ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने भी दर्शाया है 2023-2023 को लेके। तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से कहा जाए तो मैं मानता हूं कि 2023-2024 में भारत की इकोनॉमी दुनिया का सबसे तेज तरार इकोनॉमी के हिसाब से उभरेगी और 2028 तक मेरा आकलन खुद कहता है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते नाते मैं एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट भी हूँ और मैंने लगातार प्रेडिक्ट किया है कि 2028 तक इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द होल वर्ल्ड और 2025 या फिर 2040 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द होल वर्ल्ड के हिसाब से भारत की क्षमता है और एक तरह से क्षमता है कि वो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से उभर के आए। और इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो आज के डेट में हम लोग ऑलरेडी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है दुनिया के और मेरा मानना है कि बिल्कुल आप जो हमारे तीनों मेहमान जिस तरीके की चित्र बना रहे हैं आप इकोनॉमी की, मुझे लग रहा है जो शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद उनको ये चित्र, ये तस्वीर जो है सही नहीं लग रही होगी या कुछ कहना चाह रहे होंगे अलग। शीशपाल जी देखिए मुकेश जी, जहां तक आज राष्ट्रपति ने जो है आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में प्रस्तुत किया और एक खाका उन्होंने खींचने का प्रयास किया कल के बजट की एक झलक। आर्थिक सर्वेक्षण तो निर्मला सीतारमण जी ने किया, वो वित्त मंत्री करती हैं, वो उन्होंने तो संयुक्त अधिवेशन को सेशन को संबोधित किया था जी। हाँ मुकेश जी, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और निर्मला सीतारमण जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उससे एक झलक दिखाई दी, लेकिन कोई ऐसी जो उम्मीदें ग्रामीण भारत की थी, जो बेरोजगारों की एक बड़ी उम्मीदें थी, वो आशा बनती भी नहीं दिखाई दी कि जो 2014 में या मोदी जी जो एक बड़े जुमले के साथ आए थे कि जो है अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए इसमें कोई झलक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ मुकेश जी, कल जो विस्तृत बजट आएगा उसी के बाद इसमें कुछ कहा जाएगा कि इसमें रोजगार देने की ओर कितनी सरकार बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार का क्या सोचना है, महंगाई को कम करने के लिए सरकार की क्या नीति आती है, जो बढ़ती महंगाई पे रोक लगती है कि नहीं लगती है, जो आज अर्थव्यवस्था देश की गिर रही है, जो पिछले बार ही अगर IMF की रिपोर्ट देखें 2022 में 6.8% की वृद्धि दर थी और वो इस बार जो है 6.1 पे रुक गई है। तो ये तमाम चीजें होंगी और कल जब विस्तृत बजट आएगा उसको देखने के बाद तब मेरे ख्याल में बातें कही जाएंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकार जो है बिल्कुल सही कहा। कल जब बजट जब पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये चीजें होंगी, लेकिन बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें लेखा जोखा होता है और करीब करीब ये तय हो जाता है कि किस तरीके की बजट होगी। एग्जैक्ट फिगर भले ही नहीं हो। एक चीज मैं आकाश जी के पास वापस जाना चाहूंगा, कंज्यूम कर रहे हैं लगातार स्क्रीन पे भी आकाश जी, जिस तरीके से हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, जो हमारी GDP है, जो हम जितना खर्च करते हैं
उतना ज़्यादा जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। लेकिन अब पिछले दिनों अगर आप देखें तो सरकार ने सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया था और जो पीडीएस सिस्टम के जरिए जो लोगों को सहायता दी गई थी कोविड के दौरान, वो भी उसको कंटिन्यू किया गया। यानी सरकार ने अपने खजाने से बहुत सारा हिस्सा जो है वो जनता को सीधे लाभ सब्सिडी के तौर पे दिया है। तो ये भी एक तरीके का कंजम्पशन है। तो क्या ग्रोथ रेट जब आप आंकते हैं तो क्या इन कंजम्पशन को भी उसमें आंका जाता है? इसका भी अगर आंकड़ा, अगर ये कंजम्पशन भी उसमें जोड़ा जाता है तो इसमें तो जनता ने कुछ किया नहीं, तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है अर्थशास्त्र में या अपनी इकोनॉमी में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे खुशी है, सुबह से मेरा 18वां शो है, इतना बढ़िया सवाल किसी ने नहीं पूछा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू सर। बिल्कुल, मुझे इससे बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा। ये जनता की ही कमाई है। ये क्या है मेरे दोस्त मुकेश जी, ये जनता ने जो टैक्सेस काम करके दिए हैं, वही टैक्सेस हमारे गरीब भाई बहनों को, 80 करोड़ भाई बहनों को अनाज के रूप में दिए गए हैं। तो ये हमारी, मेरी, आपकी मेहनत है, जो हम 12-12 घंटे आप भी काम करते हैं, मैं भी करता हूं, वो सरकार ने हम जैसे लोगों से जो सक्षम हैं, मोटा इनकम टैक्स देते हैं, उनसे लेके हमारे गरीब भाई बहनों को दिया है। उससे एक तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई है। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, कंजम्पशन बढ़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी अभी कंज्यूम ही कर रहा था क्योंकि सुबह से शो कर रहा हूं, और कंजम्पशन ने हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज जो दिसंबर में हमने इतनी शोज किए, आपने खुद शोज किए मुकेश जी, की किस तरीके से टूरिज्म बढ़ा हुआ है। चाहे शिमला में हो, मनाली में हो, चाय का कप नहीं मिल रहा था, कमरा नहीं मिल रहा था लोगों को। वो क्या था? सब कंजम्पशन था। वो ग्रेट इंडियन डिमांड वो कहीं ना कहीं दिख रही थी, और वो ग्रेट इंडियन डिमांड के कारण ही दुनिया आज हिंदुस्तान को सलाम कर रही है। दुनिया आज हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने आ रही है। और एक प्रधानमंत्री मोदी साहब की तारीफ करूंगा, बहुत बड़ा आयोजन G20 रूप में हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। G20 के अंदर दुनिया भर के लीडर्स यहां आएंगे, दुनिया भर की MNC कंपनीज के CEO आएंगे, और हिंदुस्तान में बहुत मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगी। अभी कांग्रेस के मेरे मित्र शायद अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो G20 उसका जवाब है। ये इतना बड़ा आयोजन है कि इसका फायदा देश को आने वाले 15 साल तक मिलेगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहता हूं। वो ऐसे काम करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में देश को बहुत फायदा होता है। इसमें हमें देश को शोकेस करने का विदेशियों को मौका मिलेगा, कहां कहां हमें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्या क्या हम उन्हें कंसेशन दे सकते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करूंगा कि इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। ये G20 तब हो रहा है जब चाइना को जो है पसंद नहीं किया जा रहा। चाइना में बैंक्स का कुछ इशू रहा है, रियल एस्टेट का इशू रहा है, वो लोग कोविड को संभाल नहीं पाए। हमारे यहाँ बड़ा मेजर वैक्सीनेशन हुआ, चाइना उस तरीके से वैक्सीनेट नहीं कर पाया, कोविड वहां दोबारा फैला हुआ है। तो ऐसे में टाइमिंग बहुत अपॉर्चुन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां आए, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अमेरिका में ग्रोथ नहीं है, जर्मनी में ग्रोथ नहीं है, यूके में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कहां है? हिंदुस्तान में। तो व्यापारी, आप अच्छे से जानते हैं, आप जो है बहुत टैलेंटेड एंकर हैं, यू नो इट वेरी वेल, कि व्यापारी वही पैसा डालता है जहां उसे कमाई, ग्रोथ की उम्मीद होती है। तो हम ग्रोथ वाले हैं। आज हिंदुस्तान जो है, मैं ग्लोबल चैनल्स पे ये चीज जो है बड़े जो है गर्व के साथ कहता हूं कि वी आर द वंस हु हैव गॉट ग्रोथ। तो ये सरकार ने बिल्कुल सर, बिल्कुल आकाश जी। हमारे साथ कैलाश सोनी जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, सरकार के सांसद मैं कहूँगा। लेकिन सोनी जी जो कह रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि कल की तस्वीर, मैं सोनी जी मैं वापस आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या कल जो बजट आने वाला है, क्या चुनावी बजट ये नहीं होगा क्या, या विकास दर को आगे बढ़ाने या विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला ही होगा? सख्त बजट होगा, कड़वी दवाई इसमें भी पीने को मिलेगी, कड़वी घूंट पीने को मिलेगी, या उम्मीद जो हम लोग कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आप भी कर रहे होंगे, कुछ अच्छा हो? कोई इंडिकेशन कुछ तो बताइए सर, आपसे ज्यादा, क्योंकि बाकी तो अर्थशास्त्री हैं, वो अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं सोनी जी आप कुछ बोले। मोदी जी ने कभी राष्ट्र और समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसके अलावा किसी बात का विचार नहीं किया। अपने सरकारी खर्चों पे इतनी ताकत से पाबंदी, फिजूल खर्ची रोकने पे इतनी ताकत से पाबंदी इंडियन हिस्ट्री में कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ कि सांसदों की 30% कोविड के समय में सैलरी कम की जाए, नहीं तो प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एकता हो जाती है इस देश में। बाकी के और सब मामलों में, और
जितना कमिटमेंट स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्तमान नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का है, बहुत कम नजर आता है। और इसके कारण चारों दिशाओं में आज हमारी ग्रोथ का कारण दुनिया में हम रोड के मामले में नंबर 1 है, और ये हमारा रीजन होगा आगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये माइलस्टोन होगा। आखिर सौर ऊर्जा के मामले में इसमें पर्यावरण भी है और साथ में स्वच्छ ऊर्जा भी है, और सबसे कम कीमत की ऊर्जा भी, इसमें भी हम दुनिया में सबसे अव्वल हैं। आज रोजगार के सबसे ज्यादा चांसेस और लागत मूल्य माने मजदूरी सबसे कम दुनिया में किसी मुल्क की है तो वो हमारी है। चीन की स्थिति खराब है, चीन बूढ़ा हो रहा है, वहां काम करने वाले की औसत आयु जो है वो 39 वर्ष है, हमारे यहां बिल्कुल आपके ऑडियो में वहां जो इलविल है बिल्कुल इसके ये सारी चीजें बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। इन सबको पता भी है, चूंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण से पहले जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने जो चित्र पेश किया संसद के संयुक्त सत्र में, सबने देखा और देश किस तरीके से आगे बढ़ रही है सबने देखा। लेकिन बावजूद इसके लोगों की उम्मीद बजट से लगी थी, और बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और इनकम टैक्स के स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ आम आदमी को, जो कि कह रहा है कि वे टैक्स स्लैब में जो है, लोअर टैक्स स्लैब में कुछ तो है, 5 लाख करने की मांग जो है काफी पहले से लोग कर रहे हैं। लेकिन 4 साल हो गए, 4 साल में, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि ये आखिरी चूंकि बजट है तो शायद सरकार जो है इसमें कुछ ढील दे दे और इसका दायरा जो है वो बढ़ा दे। एसके दत्ता जी, क्या आपको लगता है कुछ राहत मिलेगी, या जिस तरीके से सोनी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देश के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा होगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो अच्छा होगा, बजट भी वैसा ही होगा? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि यदि हमें दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना है दूरगामी बजट तो होगा, सबसे ज्यादा और फोकस दूरगामी हमें बजट कारोबारी पे के करना साथ होगा। साथ ये कहीं ना कहीं पे आपके छोटे और घरेलू उद्योग और कृषि को लेके होगा। जब छोटे और घरेलू उद्योग और कृषि को लेके जब प्राइमरी फोकस किसी बजट की होती है तो नेचुरल है कि उस पे राहत बहुत ज्यादा आता है, खास करके किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो वंचित लोग हैं उन लोगों के लिए, और उसके साथ साथ आपके मिडिल क्लास के लिए भी कहीं ना कहीं पे बहुत सुखद होता है, क्योंकि काफी सारी चीजों पे छूट दी जाती है, राहत दी जाती है। हाउसिंग लोन पे मैं मानता हूं कि सरकार के तरफ से छूट जरूर दिया जाएगा। लगातार सरकार ने हर बजट में छूट दी है हाउसिंग लोन को लेके। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा है कि पर्सनल टैक्स की स्लैब को बढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ कई सारे आपके जो डायरेक्ट और बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मतलब आप कह रहे हैं जाएगा? आपको कहीं से मेरा मानना है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बढ़ाया जाएगा, और संकेत उसी तरह का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जरूर बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी बहुत सारी चीजों पे छूट दी जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं चुनावी बजट होगा, चुनावी चूंकि नेक्स्ट नेचुरल है, ये चुनावी बजट होगा क्योंकि 2024 में चुनाव है और सरकार को सारी उपलब्धि भी गिनानी है, और उसके साथ साथ जनता को आकर्षित करने के लिए भी कई सारे लोभावन योजनाओं का भी घोषणा किया उपलब्धि जाएगा। तो आज राष्ट्रपति जी ने आज उपलब्धियां गिना दी है, और उपलब्धियां लोगों को पता है, और विभिन्न माध्यमों से सरकार गिनाती भी रहती है। बजट से पे लोगों का ध्यान है, 16 घंटे के बाद से है बजट आ जाएगा, पेश कर दिया जाएगा संसद में, कल सबको इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच में हमें बार बार इंडिकेट किया जा रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करें। आखिरी कमेंट में आकाश जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद शीशपाल जी के पास आखिरी कमेंट के लिए। आकाश जी। बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट होने की उम्मीद है, बिकॉज देखिए एक चीज हमें माननी होगी, फिस्कल रूम या फिस्कल स्पेस बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश नहीं लगती हमें। डेफिसिट ज्यादा हो सकता है क्योंकि ग्लोबल सर्कमस्टांसेस विपरीत रहे हैं, उसका इंपैक्ट कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में भी पड़ा है। बट कहीं ना कहीं बहुत एक फाइन डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होगा, जहां आम आदमी के वेलफेयर को भी देखा जाएगा, ग्रोथ पे भी फोकस रखा जाएगा, किसान भाइयों को भी कुछ सौगात दी जाएगी, युवाओं को भी सौगात दी जाएगी, हमारी बहनों को, गृहिणियों को सौगात दी जाएगी। मेरे हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक बैलेंस्ड बजट होगा। आज जो है ग्राउंड रियलिटीज ग्लोबल ज्यादा अच्छी नहीं है, बट
पूरा विश्वास है मोदी साहब की और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की टैलेंट के ऊपर। ये एक बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ डॉक्यूमेंट होने वाला है। बिकॉज आज की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे में मुझे बहुत ऑनेस्टी दिखी। सबसे अच्छी बात मुझे इकोनॉमिक सर्वे में दिखी कि ये एडमिशन कर रहा है इस चीज की कि हाँ, ग्लोबल हालात के कारण इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा रह सकती है। तो इस सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि जो सच्चाइयां हैं उनको मानती है और उन सच्चाइयों को एक्सेप्ट करते हुए उन सच्चाइयों के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ग्लोबल रिसेशन में भी इस सरकार ने हमें बहुत अच्छे से स्मूथली नेविगेट किया है। वरना आप देखिए, एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, यूके जैसी बड़ी इकोनॉमी दिक्कत में आ गई, दूसरी तरफ श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी छोटी इकोनॉमी दिक्कत में आ गई, और हिंदुस्तान एक इकलौती उन इकोनॉमीज में से है जो इन सब संकट की परिस्थितियों में, कोरोना हमने झेला, रशिया यूक्रेन वॉर हमने झेली, तब भी फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी हम बन रहे हैं। और आज की तारीख में G20 का एक मेगा आयोजन हम कर रहे हैं, G20 एक मेगा दुनिया याद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शीशपाल जी, मैं आखिरी कमेंट 30 सेकंड में प्लीज। हाँ, देखिए मुकेश जी, जो सरकार गिरते हुए रुपये को न संभाल पा रही हो, जो खुदरा और जो है छोटे उद्योगों की स्थिति न सुधार पा रही हो, जो नमामि गंगे और स्वच्छ भारत जैसे और मेक इन इंडिया की जो धराशायी हो गई, विपक्ष की तरह बोल रहे हैं, सबको एड्रेस किया चुका है फिलहाल, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भारत को नहीं है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आने की उम्मीद कम है। रोजगार और महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, इस पे नजर रहेगी। बिल्कुल, इस पे नजर रहेगी। और कल जो है सरकार जो बजट पेश करेगी, निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करेंगी, उसमें सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनी जी, कैलाश सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपना समय हमारे लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। एस के दत्ता जी आपका, और आकाश जिंदल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शीशपाल सिंह बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल कुछ घंटों के बाद, यानी आज से अभी से 16 घंटे के बाद निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि चूंकि 24 में चुनाव है और चुनाव से पहले ये आखिरी फुल बजट होगा, तो शायद लोगों को कुछ ज़्यादा राहत देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से कैलाश सोनी जी इंडिकेट कर रहे थे कि ये बजट भी जो है बैलेंस बजट होगा और इस बजट में कोई बहुत ज़्यादा छूट करने की उम्मीद जो है वो जनता ना रखे। लेकिन फिलहाल 16-17 घंटे का इंतजार काफ़ी है, हम लोग इंतजार करेंगे। इंतजार के बाद ये सामने आएगा कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, किसकी उम्मीद थी, कौन सी उम्मीद जो आम जनता की वो पूरी हुई और कौन सी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।